जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत की मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है। प्रॉब्लम्स तो देखा जाए इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, इतनी प्रॉब्लम्स है कि हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते एक वीडियो में। लेकिन फिर भी देखा जाए भारत में भारत के लोग परेशान बहुत हैं। एक बच्चा है वो इस एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, एक जवान है जो नौकरी नहीं करना चाहता, और सो ऑन बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से हम लोग दुखी बहुत रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये हैप्पीनेस इंडेक्स कह रहा है। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बनाया गया। उसमें एक इंडेक्स आता है कि कौन सा देश कितना खुश है। स्वीडन नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा खुशहाल देश स्वीडन है। हम लोग कौन सी रैंक पे आते हैं? हम लोग आते हैं 126 नंबर पे। वही देखा जाए बांग्लादेश 1947 में यही सारे देश भारत से टूट के अलग हुए थे। ठीक है। इंडिया की रैंक 126, उससे अच्छी रैंक बांग्लादेश की 118 बांग्लादेश की है। पाकिस्तान की 91, देख रो जहाँ बम धमाके हो रहे हैं वहाँ उससे ज़्यादा लोग खुश हैं। नेपाल की 84। ठीक है। जीडीपी की बात कर लें तो नेपाल की है 42 बिलियन, और पाकिस्तान की 301, और 464 बांग्लादेश की, और 3.17 ट्रिलियन। हम लोग इन सबसे 10 गुना कम से कम आगे हैं। तो 1947 में ये भी आज़ाद हुए, हम भी आज़ाद हुए। पाकिस्तान जो था, भारत और पाकिस्तान उस वक्त साथ साथ चल रहे थे, लेकिन हम लोग उनसे 10 गुना आगे चले गए। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। वही जगह चाइना है। चाइना की जीडीपी है 18 ट्रिलियन डॉलर, हम लोगों के 6 गुना ज़्यादा। और हैप्पीनेस इंडेक्स में चाइना की रैंक है 64। तो चाइना इतनी आगे कैसे निकला, चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पहली प्रॉब्लम, आर्थिक कारण। देखो, इकोनॉमिक कारण हमारा इंडिया का इसलिए है क्योंकि भारत जो रहता है ट्रेड डेफिसिट में रहता है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, आइए इसको समझाते हैं थोड़ा। जैसे कि हम व्यापारी हैं, कोई सामान हम खरीदते हैं, हमने 10,000 रुपये का सामान खरीदा और उस चीज़ को हमने 7,000 रुपये का बेचा। ठीक है। और हमारा घाटा कितना हुआ? 3,000 रुपये का। 10,000 रुपये का हमने खरीदा। जो हम खरीदते हैं इसको बोलते हैं इम्पोर्ट, और जो और जो बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट। जब भारत, जो एक देश दूसरे देश को बेचता है वो एक्सपोर्ट, और दूसरे देश से खरीदता है वो है इम्पोर्ट। ठीक है। तो इम्पोर्ट में हमारा 495 बिलियन डॉलर, यानी कि हम लोग खरीद ज़्यादा रहे हैं, और बेच रहे हैं 335 बिलियन डॉलर, 335 बिलियन, 79 बिलियन का हम लोग का व्यापारिक घाटा हो रहा है। ये घाटा क्यों हो रहा है? देखिए, भारत में टेक्नोलॉजी तो है लेकिन इतनी नहीं है। भारत में ज़्यादातर चीज़ें चाइना से इंपोर्ट की जाती है और अलग अलग देशों से भी की जाती है। जैसे मोबाइल है, सैमसंग है, कोरिया से आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बाहर से खरीदते हैं। चाइना से खरीदने का क्या रीज़न है? लोग तो कहेंगे अरे चाइना से तो हमारी दुश्मनी है, गलवान गारंटी में क्या हुआ, हम लोग को तो उसका बैन लगा देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर चाइना पे हम लोगों ने बैन लगा दिया तो हमारे यहाँ महंगाई और बढ़ जाएंगी। जो चीज़ 10 रुपये की मिलती है फिर वो 30 रुपये की मिलेगी, जिस वजह से हम लोगों को इन लोग से सामान खरीदना पड़ रहा है। अब चाइना से डिपेंडेंसी कम करने के लिए मोदी जी ने मेक इट इंडिया प्लान चालू किया है। जो सामान चाइना से मंगाया जाता है वो अब यहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि भारत में अनइक्वलनेस बहुत है, मतलब कि असमानता बहुत है। देखा जाए, एक गरीब है जो साइकिल से चल रहा है, दूसरा है जो फॉर्चूनर से चल रहा है। अब फॉर्चूनर एक होगी मोहल्ले में, लेकिन गरीबी मतलब साइकिलें ज़्यादा होंगी, और भी मतलब बाइक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन देखा जाए ये बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जो भारत के सिर्फ 1% लोग हैं, उन लोगों ने 40% वेल्थ अपने नाम कर रखी है। मतलब उन लोगों ने 40% रख रखा है। उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सारा हाथ रहता है। गवर्नमेंट ज़्यादातर ऐसी स्कीम्स नहीं लाती कि वेल्थ सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। इस वजह से पर कैपिटा इनकम हमारी कम होती है, क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन 1% लोग के पास पैसा रहेगा, और बाकी जो 99% जनता है वो 60% के लिए अब उसमें होगा। उसमें हमारी पर कैपिटा इनकम 1,27,000 है, चाइना की 9.5 लाख है, और यूके की है 54 लाख। मतलब कि पर कैपिटा हर इंसान को कितना कितना सालाना कमाता है। तो भारत की ये है। ठीक है। ग्लोबल रिसेशन क्या है? हमारी इकोनॉमिक कमज़ोर जो हो रही है वो ग्लोबल रिसेशन की वजह से हो रही है। रिसेशन क्या होता है? आर्थिक मंदी। इसको हम समझाते हैं जब पैसे का आवागमन ज़्यादा होता है, मतलब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है। मान लो हम लोग लगातार पैसे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी क्या होती है? बढ़ती है। जितना ट्रांजैक्शन होगा इकोनॉमी उतनी ग्रो करेगी। लेकिन जब यही ट्रांजैक्शन रुक जाता है तो वहाँ पर रिसेशन यानी मंदी आ जाती है। ठीक है। दूसरा कारण किसानी। हमारी किसान 18% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। 42% पॉपुलेशन हमारी आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। 2009 में 52% थी, ये घट रही है। धीरे धीरे घटना भी चाहिए, लेकिन घटना चाहिए उसका ये मतलब नहीं होता है ये नंबर ज़्यादा घटना चाहिए। 20% गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है किसान।
इसका कारण क्या है? देखो किसान जो हम लोग भी देखो इसका कारण होते हैं कि हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह के लिए सब पैसे खर्च कर देते हैं 150-200 रुपये, लेकिन वही जगह टमाटर आलू में कुछ थोड़ा दाम बढ़ जाता है तो हम लोग किसानों को ब्लेम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ लाती तो है लेकिन किसानों तक पहुंच नहीं पाती है, जिस वजह से किसान मतलब नई नई सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। मान लो आज भी यूपीआई चल रहा है लेकिन अभी बहुत से गाँवों में यूपीआई नहीं है और बहुत सी चीज़ें नहीं है, अब हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। और एग्रीकल्चर, अब इसका क्या कारण, अब इस पे डिपेंडेंसी कैसे कम की जाए? अब गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है इसको, मतलब कि जोग्राफिकली इंडिया तो है अच्छा, लेकिन अब इसकी डिपेंडेंसी में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारा जो सामान वहाँ से ख़रीदा जा रहा है तो अपने यहाँ ही बनाया जाए, जिससे कि किसान दूसरी जगह अपना मतलब कि अपनी इनकम का सोर्स बना सके। अब ऐसा होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 2035 तक ऐसा माना जाता है गर्मी भारत में बहुत पड़ने लगेगी, पूरी दुनिया में ही बढ़ रही है धीरे धीरे। आप लोग भी जानते होंगे फरवरी के महीने में कितनी गर्मी होने लगी है। अब फरवरी में गर्मी होने लगी है इतनी ज़्यादा, अब सर्दियाँ कुछ ही दिन की बची हैं। सर्दियाँ मान लो 1-1.5 महीने तक ही रहती हैं। पहले उधर जल्दी चालू हो जाती थी और उधर मार्च के लास्ट तक रहती थी, उधर अक्टूबर में चालू हो जाती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है। अब ये बहुत सीरियस मामला है, माना जाए अभी 2035 तक टेम्परेचर 50 पहुंच जाएगा धीरे धीरे। जब 50 पहुंच जाएगा तो किसानों को धूप में खेती और धूप में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसान ही नहीं, फिर आम जनता भी इफ़ेक्ट होगी। तो गवर्नमेंट को भी ऐसे सेक्टर्स में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, या कूलिंग सेक्टर मतलब कि AC वगैरह जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को थोड़ी सस्ती चीज़ें मिलें। ठीक। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि अगर आप खड़े होकर सामने आसमान भी देख रहे हो तो 4 लोग पूछने लगेंगे भैया क्या देख रहे हो। और अगर कहीं नाली वगैरह खुदाई हो, कुछ भी हो रहा हो, लोग इतने बेकारी हैं कि वहाँ खड़े होकर उसमें भी अपना ज्ञान दिया करते हैं। ठीक है। बेरोजगारी के कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी जो एजुकेशन है ज़्यादातर जॉब बेस्ड है, तो ज़्यादातर बच्चे जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और बहुत से लोग नहीं भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है जॉब्स निकाल नहीं रही, वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। कांग्रेस के दौरान जब कांग्रेस थी तो 2010 से 2014 तक 5% थे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन अब बढ़कर 7.45 हो गया है। इतना क्यों हो गया? गवर्नमेंट नौकरियां नहीं निकाल ली है, जिसकी वजह से आजकल के बच्चे परेशान हैं। और ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं हैं, वहाँ की वैकेंसीज मतलब वहाँ की जगहें खाली हैं बहुत सारी, जैसे रेलवेज़ में खाली हैं, कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग होते हैं। अभी एक हमको मिले थे भैया, उन्होंने बताया हमारे नाना के ऊपर एक केस था। हमने कहा अच्छा क्या हुआ? कहीं उसका डिसीज़न आया। हमने कहा बहुत सही, अच्छी बात है, डिसीज़न आ गया। कहीं नाना हमें गुजरे हुए 5 साल हो गए। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। एजुकेशन का एक पर्पस होना चाहिए, एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए कि बच्चे को सोचना आ जाए, समझना आ जाए, अपनी तरीके से डिसीज़न लेना सीख जाए, क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है, वो अपने हिसाब से सोच ले। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे, है ना, तो उन लोगों ने सबसे पहले भारत के स्कूलों को तबाह किया। जितने स्कूल थे गुरुकुल बंद कर दिया। ठीक है। उनका क्या था? उन लोगों ने अपनी शिक्षा नीति चालू की। उनका शिक्षा नीति का मेन मकसद था कि जितने भारतीय हों उन लोगों को मेंटली गुलाम बना के रखना चाहिए। और उन लोगों ने टैक्सेस बुकों में ऐसा लिखवाया जो लगे कि हाँ अंग्रेज़ वाकई में बहुत आगे थे। ठीक है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और शिक्षा नीति ऐसी बनाई कि मतलब कि बच्चे सिर्फ रटना जाने और उसका कोई वो ना हो। ठीक है। एक ये हुआ। और एजुकेशन बेस ज़्यादातर नौकरी के लिए होता है। हमारे यहाँ घरों में भी कहा जाता है बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब की। इतना ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है भी नहीं, सीटें हैं लिमिटेड। मान लो भारत की सबसे अच्छी जो जॉब्स आती हैं वो IIT से आती हैं। ठीक है। और डॉक्टर्स ले जाते हैं। ठीक है। उनके लिए स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है JEE और नीट का। जो IITians होते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और डॉक्टर्स को भी मिलती है, लेकिन उनके लिए सीट कितनी होती हैं? JEE के लिए सिर्फ 1000 सीटें होती हैं, इतनी नीट में भी होती होंगी, इतनी ही UPSC में। अब मान लो 1000 सीटें, बच्चा कितना पास होता है हाई स्कूल में? मान लो 30 लाख 40 लाख। अगर हाई स्कूल वाला बच्चा भी एग्ज़ाम देगा तो 95% वाले जो होंगे उनमें से बहुत सारे लोगों को, मतलब उनमें भी 1% लोग का हो पाएगा सिलेक्शन। ठीक है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है। जब सीटें ही लिमिटेड हैं तो क्यों नौकरी के लिए सोचना है? ठीक। और हमें क्यों नहीं न्यू कोर्स पे ध्यान देना है जो ऐसा हो, जो कोडिंग बेस्ड हो,
मतलब बहुत सारे जैसे ICSE बोर्ड में छोटे बच्चों को दे दी जाती है और सिखाया जाने लगा है। AI बेस्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी, सारी नई नई चीज़ें होना चाहिए। बिजनेस बेस्ड एजुकेशन, थोड़ा जब पता है नौकरियां लिमिटेड हैं तो ज़्यादातर चीज़ें बिजनेस बेस्ड भी होना चाहिए। जैसे कि अपने यहाँ इंडियन स्टार्टअप्स चल रहा था, कल्चर बहुत सही चल रहा है। स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट में भी आगे चलना चाहिए। हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 1947 से लेकर आज भी भारत के स्कूल वैसे के वैसे ही हैं, मतलब बहुत थोड़े से चेंज हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चेंज कर दिया और वो अपर लेवल के चेंज है, लेकिन गवर्नमेंट यूपी के देखा जाए ज़्यादातर पिछड़े ही हैं। ठीक है, उनका कारण क्या है? उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे सिर्फ वहाँ में थोड़ी ही एजुकेशन ले पा रहे हैं। और मान लो जैसे US है और चाइना, अमेरिका और चाइना, इन लोगों के स्कूल में बच्चों को स्टार्टिंग लेवल से ही स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग गोल्ड मेडल बहुत ज़्यादा लाते हैं। हम लोग 140 करोड़ आबादी, यानी कि दुनिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद 4 या 5 गोल्ड मेडल ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, मतलब है, विराट कोहली कर रहे हैं, क्रिकेट में कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। स्किल डेवलपमेंट, हम लोगों को ऐसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ऐसी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए जो बिज़नेस करने के लिए बेहतर हों। ठीक है, और या फिर ऐसी स्किल्स पे ध्यान देनी चाहिए जो किसी एक आइडिया को आगे तक ले जाए। ठीक है, स्किल बेस्ड हम वीडियोस डालते रहेंगे, बुक समरीज बहुत सारी डालेंगे। डिबेट कल्चर, स्कूल में डिबेट कल्चर होना चाहिए ताकि बच्चा सोच सके, समझ सके, अपनी बातें लोगों को बता सके या लोगों की बात सुन सके और उस पर डिसीजन ले सके। ठीक है, और 5वां मुद्दा आता है पॉलिटिक्स। देखो, भारत में जब पॉलिटिक्स की बात होती है, अपने यूपी में पॉलिटिक्स की बात होती है, तो पॉलिटिक्स कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होती। हम लोग के यहाँ कोई एक बीजेपी वाला होता है जो बीजेपी के बारे में बोलता है, कोई कांग्रेस वाला होता है सिर्फ कांग्रेस के बारे में होता है, कोई अरविंद केजरीवाल का चेला है तो उसके बारे में। भले किसी का संबंध ना हो, मतलब इन राजनीतिक पार्टी से किसी का कोई संबंध ना हो दूर दूर तक, फिर भी ये इन लोगों के, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी देश के लिए बढ़िया करे उसको सपोर्ट करना चाहिए, जो पार्टी इन सब चीज़ों को बढ़िया करे हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जो नहीं करे उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ को लेकर हमें आगे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अब ये लोग, इतनी हो गई समस्याएं, अब ये हो गए, अब इनके देख लें, हमने इसमें केवल समस्याएं बताई थी। इसमें अगर आर्थिक कारण को देखें, अगर इनमें ट्रेड डेफिसिट और ये सारी चीज़ों को सही करना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे और ऐसे लगाने पड़ेंगे जो पर्यावरण को दूषित ना करें। मतलब पर्यावरण तो होगा लेकिन हमें उससे बचने के उपाय भी करना चाहिए। दूसरा, किसानों के लिए हमें ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जो प्रेजेंट टाइम मतलब कि किसानों के लिए आगे बेहतर हो। मान लो कि कल का बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे और किसान वहाँ पे ना जा पाए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए या फिर ऐसी कूलिंग वाली टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा भारत सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो भारत को वैकेंसी जितनी खाली है उतनी निकालना चाहिए। बाकी स्टार्टअप कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है। इंडिया 3rd नंबर पे आता है वर्ल्ड में। 78,000 स्टार्टअप्स थे, 8,000 उठ के सिंगापुर चले गए हैं। उसका कारण क्या है? भारत में टैक्स देना पड़ता है 25%, सिंगापुर में 7%। अगर हम लोग टैक्स कम कर देते हैं तो स्टार्टअप कल्चर हमारे भारत में होगा, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेसमैन को आगे बढ़ा सकें। भारत में स्टार्टअप्स अभी जितने हैं ज़्यादातर कॉपी वगैरह हैं, लेकिन यूपीआई जो है जो पूरी दुनिया में मचा रहा है सही से। ठीक है, एजुकेशन में क्या बोलना चाहिए? एजुकेशन को हमने समझा दिया, पॉलिटिक्स भी समझा दिया। पॉलिटिक्स को हमें रिलीजन बेस्ड नहीं देखना चाहिए और किसी कास्ट बेस्ड नहीं देखना चाहिए। प्रेजेंट टाइम अपने यहाँ पॉलिटिक्स चलती है रिलीजन बेस्ड। तो हमें क्या करना चाहिए? जब रिलीजन की बात आए तो रिलीजन सारे अपने में एक मतलब अच्छाई लेकर ही आते हैं, है ना। लोग उनको बोल बोल के ख़राब कर देते हैं, तो हमें इन सब मैटर से दूर रहना चाहिए। अगर कोई दूसरे रिलीजन के बारे में बोले तो हमें उसको समझाना चाहिए और किसी के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबको अपने अपने ढंग से मानना चाहिए, यही हमारा संविधान है। और बाकी अगर हम लोग आपस में ही ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हैं जो रिलीजन को भड़काता है, जो देश में दंगे भड़काता है, हमें ऐसी चीज़ें करता है, तो हम भी उस चीज़ के जिम्मेदार बनेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कैसी न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, जो हम लोग मतलब अपने से आगे वाली जनरेशन को क्या देना है। तो हम लोगों को ज़्यादातर चीज़ें ऐसी लगानी चाहिए जो अपने चीज़ों को मतलब अपने कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट करे, ना कि भड़काऊ बयान के लिए। ठीक है।
जय हिंद दोस्तों।